असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नदियों में निरंतर जल प्रवाह की धारा महासागर में मिलकर ठहर जाती है, वैसे ही ज्ञान की यात्रा अनंत है जो प्रेम की धारा में विलीन हो अपने परम लक्ष्य को पा जाती है। महामहोपाध्याय, विद्यावाचस्पति, विद्या मार्तंड, ज्ञानपीठ सम्मानित वयोवृद्ध लेखक, चिंतक, संस्कृत भाषा के महापंडित, ज्ञानी, संरक्षक एवं जीवत दिग्गज प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री जी ज्ञान का वो भंडार है जिन्होंने अपनी लेखनी से महाकाव्यों को जन्म दिया और संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में कोई कसर न छोड़ी। संस्कृत में हमारी संस्कृति है, तो संस्कृत तो बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने लिए और पूरे देश को जोड़ने वाली एक कड़ी है। सब भाषाओं में संस्कृत। जन्म तो लाहौर में हुआ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं पर हुई। वहाँ पर स्कूल की शिक्षा मेरी केवल चतुर्थ श्रेणी तक हुई। इसके बाद हमारे पिताजी ने सोचा कि पारंपरिक संस्कृत की शिक्षा ही मुझे ग्रहण करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने पिता का धर्म भी निभाया और गुरु का। तो उन्होंने मुझे संस्कृत पढ़ाई सिखाई और बचपन में ही मैं संस्कृत बोलने लग गया था। अभी शास्त्री जी की शिक्षा जारी ही थी कि भारत का विभाजन हो गया, लाखों लोग बेघर हो गए और अनेकों काफिले सरहद पार भारतीय हिस्से में आ गए। शास्त्री जी का परिवार भी उनमें था। जब विभाजन हुआ, विभाजन होने के बाद परिवार हमारा मैंने पैतृक स्थान पर चला गया। वो एक भयंकर त्रासदी थी जी, इसका शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं है। मैंने वो देखा कि किस तरह से शरणार्थी वहाँ से भारत की ओर चल रहे थे। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थीं और शतशः सहस्रशः लोग जो हैं वो किसी तरह से अपने अपने घरों से निकल करके उजड़े हुए बाल बच्चों को साथ में लेकर के, जिसका जहाँ भी जाने का एक उसको रास्ता दिख रहा था वो चल रहा था। उससे पता नहीं उसने जाना कहाँ है, गंतव्य क्या है, कोई नहीं जाना। जो हमारे ज्येष्ठ तात और कनिष्ठ तात थे वो अम्बाला कैंट में सेटल हो गए। जो पिताजी का कॉलेज जिसमें वो लाहौर में काम करते थे वो पुनः प्रारंभ हुआ अम्बाला सिटी में। तो क्योंकि हमारे परिवारजन अम्बाला कैंट में थे तो पिताजी ने सोचा कि हमें वहाँ रहना ही शायद अच्छा रहेगा, कम से कम सुख दुख में एक दूसरे का हम साथ दे सकेंगे। लाहौर बहुत सुंदर शहरों में था, उसको पेरिस ऑफ इंडिया कहा जाता था। मुझे याद है कि प्रतिदिन हम अपने घर से निकल करके वहाँ पिताजी के साथ मैं प्रातः भ्रमण के लिए जाया करता था। वहाँ माल रोड थी तो बहुत सुंदर थी, आज भी उसके मुझे याद है। और वहाँ एक सेंट्रल पोस्ट ऑफिस था और सेंट्रल पोस्ट ऑफिस से वो माल रोड प्रारंभ होती थी और चलते 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 हम वहाँ पर एक शिमला पहाड़ी थी तो वहाँ पर पहुँच जाते थे। उसी के पास ही एक गवर्नर का रेजिडेंस था जिसको वहाँ के लोग लाट साहब की कोठी ये कहा करते थे। एक बार की बात है, मैं जब ट्यूबिंगन में कार्यरत था जर्मनी में, तो वहाँ एक सम्मेलन हुआ। तो उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री भी आए हुए थे। तो मेरा संपर्क उनसे वहाँ पर हुआ। ने मुझसे कहा, कहने लगे कि आप कहाँ के हैं? तो मैंने कहा कि मेरा जन्म लाहौर में हुआ था। तो कहने लाहौर में कहाँ पर? वो स्वयं भी लाहौर के ही थे। तो मुझे कहने लाहौर में कहाँ पर आपका जन्म हुआ था? मैंने कहा
इट वॉज देन कॉल्ड कृष्णनगर। तो कहने लगे इट इज स्टिल कॉल्ड कृष्णनगर। इट केम टू मी एज ए वेरी प्लेजेंट सरप्राइज। मैंने कहा ठीक है, अच्छा है, नाम उन्होंने भाई वही रखा है, परिवर्तित नहीं किया। इतनी स्मृति है कि यदि आज भी यदि उसमें और कोई बहुत अधिक परिवर्तन न हुआ हो तो अगर मुझे अपने मकान पर छोड़ दिया जाए तो मैं यहाँ लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुँच सकता। विभाजन की पीड़ा को दरकिनार रख शास्त्री जी का अब एकमात्र लक्ष्य संस्कृत भाषा की उत्तम शिक्षा पाने का ध्येय सर्वोपरि था। मेरी पहली कविता जब मैं अभी कोई 11.5 वर्ष का ही था तो प्रकाशित हो गई थी जयपुर से। तब उन दिनों में एक पत्रिका निकलती थी संस्कृत रत्नाकर है नाम की, जिसके यशस्वी संपादक थे महामहोपाध्याय भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी। कविता का शीर्षक है षड्ऋतु वर्णनम। हाँ। तो उस शीर्षक के नीचे संपादकीय टिप्पणी में आदरणीय भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी ने मेरी उम्र का उल्लेख किया और ये लिखा है कि यह कविता 12 वर्ष के एक बालक ने लिखी है। ये बहुत बड़ी बात थी, इतनी कम उम्र में इतनी प्रतिष्ठित पत्रिका में मेरी कृति का स्थान पा जाना। अच्छा, अब मैंने शास्त्री परीक्षा ओरिएंटल कॉलेज से उत्तीर्ण की। प्राज्ञ परीक्षा मैंने पहले उत्तीर्ण की थी। पंजाब विश्वविद्यालय में 3 तरह की परीक्षाएं होती थी प्राच्य पद्धति की, एक तो प्राज्ञ और दूसरी विशारद और तीसरी शास्त्री। प्राज्ञ परीक्षा मैंने उत्तीर्ण कर ली। इसके बाद फिर पिताजी के मन में ये विचार आया कि एक इस तरह की परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए जिससे कि यहाँ की जो पंजाब विश्वविद्यालय की जो परीक्षा है वो भी दी जा सके और वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय की परीक्षा भी दी जा सके। उन दोनों में वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय नहीं था, केवल एक गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के नाम से एक संस्था थी। वो संस्कृत का अध्यापन भी करती थी और उसमें बहुत से विद्यालय उसके साथ संपृक्त भी थे और संस्कृत की परीक्षाओं का भी वो आयोजन करती थी। इसलिए दोनों ही पद्धतियों का समावेश मेरे में है और मैंने दोनों ही पद्धतियों को ग्रहण करने का प्रयास किया। दोनों की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। इसलिए मैंने जब अभी संस्कृत कमीशन के अध्यक्ष के रूप में जो रिपोर्ट बनाई गई तो उसमें मैंने इसका उल्लेख किया। मैंने कहा दोनों पद्धतियां जो हैं आवश्यक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये केवल जो है वो प्राचीन पद्धति ही केवल अपनानी चाहिए या जो आधुनिक पद्धति है वही अपनानी चाहिए। दोनों का सम्मिश्रण हो, दोनों का मेल हो, वो अपने स्वतंत्र रूप से अपनी धारा वो चलती जाए, इधर से ये भी धारा चलती जाए, दोनों धाराएं आपस में मिले, संगम हो, उसी से ही है वो हमें अमृत निकलेगा। अभी मैं पीएचडी कर ही रहा था, थीसिस पर वर्क ही कर रहा था। हंसराज कॉलेज दिल्ली में एक संस्कृत के लेक्चरर की वैकेंसी निकली। मैंने एप्लीकेशन भेज दी, इंटरव्यू देने के लिए आया, मेरे सिलेक्शन हो गया। अब मैं जब अम्बाला में गया, पिताजी को बताया, मैंने सोचा कि पिताजी प्रसन्न होंगे। इसके विपरीत बहुत अप्रसन्न हो गए। कहने ये क्या किया, पहले पीएचडी कंप्लीट करनी थी, इसके बाद सर्विस ज्वाइन करनी चाहिए थी। मैंने कहा जी मैं पीएचडी भी साथ साथ करूँगा। मैंने कहा मुझे जहाँ तक ज्ञान है कि पीएचडी के साथ साथ 1 वर्ष जो है वहाँ पर रेजिडेंस आवश्यक होता है। दूसरे वर्ष के लिए कि आदमी कहीं अन्यत्र रह कर के भी पीएचडी कर सकता है। तो उस प्रोविज़न के अंतर्गत मैं दिल्ली में रह कर के पीएचडी का कार्य करता रहूँगा, थीसिस कंप्लीट हो जाएगा, सबमिट कर दूँगा। क्या नहीं ये नहीं होगा, नहीं कहीं को पीएचडी कर ही नहीं सकोगे। वो कॉलेज का काम ही बहुत होता है, क्लासेस पढ़ानी है वो अलग है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसमें भी भाग लेना है, और भी 10 तरह के काम होते हैं घर बार के, तो पीएचडी तो तुम कर ही नहीं सकोगे, निश्चित बात है। पहले काम यह है कि पीएचडी का थीसिस सबमिट कर दो, फिर सर्विस के बाद सोचना। अब क्योंकि मैं वहाँ ज्वाइन कर चुका था तो इसलिए मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं बचता था सिवाय रिज़ाइन करने में। मैं बहुत उदास हो गया, माताजी भी बहुत उदास हो गई। बेचारी सीधी सादी भद्र महिला थी, कुछ लिखी पढ़ी नहीं थी, जानती नहीं थी।
तो वह उन्होंने यही कहा, वो शब्द मुझे अभी तक याद है, पहले कि आज लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं, लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, और हमारे यहाँ घर में लक्ष्मी आई भी, आज लक्ष्मी को विदा कर रहे हैं। अब जो भी थी पिताजी का आदेश था। फिर मैं अम्बाला से होकर के मैं अपना सामान जो था वो मेरे एक जो अचिर परिचित जो व्यक्ति थे जो हिंदी विभाग के, तो उन्हीं का मैं अपना सामान छोड़ गया था। तो मैंने अपना सामान कलेक्ट करके बनारस जाना था ताकि मैं अपने पीएचडी का काम वहाँ कंटिन्यू कर। मैं उनके पास गया अपना सामान लेने के लिए। तो कहने क्या बात हुई, मैंने सारी बात उनको बता दी। तो कहते हैं चलिए प्रिंसिपल साहब से तो मिल रहे थे, उनको तो बता दें कि ये स्थिति क्या हुई। मैंने कहा मेरे में हिम्मत नहीं है प्रिंसिपल साहब को फेस करने की, ये जो काम मैंने किया है। तब उन्होंने एक वाक्य कहा, उन्होंने कहा कि इंसान को वो काम करना चाहिए कि दोबारा भी मत्थे लग सके। दोनों जने हम जो हैं वो प्रिंसिपल साहब के पास पहुंच गए। प्रिंसिपल साहब का जो रेजिडेंस है वो कॉलेज में ही था। उन्हें घर गए तो उन्होंने देखा तो कहने लगे क्या बात थी, क्या हुआ, मैंने बता दिया इस तरह से। कहने लगे कि ऐसा नियम नहीं है कि यहीं रह कर के पीएचडी कर लो। मैंने कहा जो मेरा ध्यान है तो कहने लगे फिर सुपरवाइज़र कौन है। मैंने कहा जी वो मेरे डॉक्टर सूर्यकांत तो मैं जानता हूँ, आई विल राइट टू हिम। उन्होंने कलम ली और राइटिंग पैड लिया और अपने हाथ से लिख दिया माय डियर सूर्यकांत, डॉक्टर भी लिखा। मैंने वो पत्र दिया और सामान उनके यहाँ से कलेक्ट किया, रेलवे स्टेशन की ओर चला गया और वहाँ बनारस पहुँच गया। बनारस जाकर मैंने वो पत्र सूर्यकांत जी को दिखा दिया। हाँ ठीक है, सर्विस मिल गई, ओह ब्यूटीफुल, एक्सेलेंट, ये तो बढ़िया हो गया। बड़े प्रसन्न हुए। चलिए मैं लिख देता हूँ, यस ही शुड बी अलाउड टू वर्क इन आउटसाइड ऑफ वाराणसी एंड एट द सेम टाइम कंटिन्यू वर्किंग फॉर द पीएचडी थीसिस। वो भी लिख दिया। फिर मैंने पिताजी से कॉन्टेक्ट किया, नो नहीं, सवाल ही नहीं। अच्छा ठीक है, फिर और कोई तरीका नहीं था। फिर जो बात थी वहीं का वहीं आ गई। अच्छा, इसके बाद मैंने जैसे मैंने बताया था पहले कि मार्च 31 को मैंने अपना थीसिस जमा कर दिया था और इसके बाद फिर अप्रैल मई जून 2-3 महीने में वहाँ बनारस में और रहा। तो जुलाई में मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो फिर मैं जो दिल्ली में रुका और उनके बाद प्रिंसिपल साहब के पास गया। मैंने कहा जी मैंने थीसिस सबमिट कर दिया। कल कर दिया। मैंने कहा ठीक है, तो कल इट्स परफेक्ट फाइन, तो नाउ यू कैन टेक अप द सर्विस। मैंने कहा ठीक मैं कर सकता हूँ। तो कहने ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है ये ज्वाइन। मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया। अच्छा, ज्वाइन किया तो इसके बाद यहाँ मैंने को लगभग 1.5 वर्ष काम किया। फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एक सीनियर लेक्चरर की पोस्ट निकली। मैंने उसके लिए एप्लीकेशन भेज दी, मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। अच्छा, सिलेक्शन हुआ तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी अभी बनी थी, न कोई बिल्डिंग थी न कोई बात थी वहाँ। तो मैंने इधर उधर जांच पड़ताल की तो वहाँ एक गीता भवन है। तो गीता भवन में कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स का कलेक्शन भी है और साथ में कुछ पब्लिश्ड बुक्स भी थी। जब मैंने पुस्तकालय के बारे में बात की, मैंने कहा पुस्तकालय में विशेष जो उल्लेखनीय पुस्तकें हैं आपके यहाँ कौन सी? तो कहा मैं हमारे यहाँ पूरे पुराने 18 के 18 पुराने। तो मैंने कहा बस हो गया काम, मुझे और किसी पुस्तकालय की आवश्यकता नहीं है। तब मैंने वामन पुराण वहाँ से लिया और वामन पुराण का अच से लेकर के इति तक मैं अध्ययन कर गया, पढ़ा। फिर उसके बाद मैंने 2 बहुत महत्वपूर्ण जो स्टडीज़ थी उसके बारे में इनको पब्लिश किया। तो लैंग्वेज एंड द पोएट्री ऑफ द वामन पुराण, वो पूना ओरिएंटलिस्ट में मेरा वो सुदीर्घ लेख प्रकाशित हुआ। तो फिर वहाँ एक दूत काव्यों पर भी मैंने काम किया। कुरुक्षेत्र में रह कर के मैंने ये अनुभव किया कि अगर साधन न भी हों और व्यक्ति में लगन हो तो अपना वो काम कर सकता है। '67 की बात है। उस समय हमारे डॉक्टर C.D. देशमुख वाइस चांसलर थे। C.D. देशमुख साहब के समय में इंटरव्यू हुआ मेरा और मेरी रीडर ग्रुप में सिलेक्शन हो गया। और फिर मैं तब से लेकर के फिर लगातार फिर 2 बार डीन भी रहा इस वक्त यूनिवर्सिटी में। तो बीच में वाइस चांसलरशिप का भी मुझे चांस मिला वहाँ पर पुरी में।
तभी वो यूनिवर्सिटी भी नई नई बनी थी और इसके बाद में 2.5 साल कंप्लीट किया। इसके बाद मुझे बेल्जियम से अपॉइंटमेंट मिल गई एज विजिटिंग प्रोफेसर। अच्छा। और फिर मैं बेल्जियम में चला गया। इस बात का मुझे बहुत सुख रहा जीवन में कि वहाँ मैं जहाँ कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए गया वहाँ पर सफल हुआ। और मैं अपना जो चाहता था जीवन में वो काम करना चाहता था, बहुत कुछ मैंने काम कर लिया। अनेक महाकाव्यों की रचना की। एक मेरा महाकाव्य है श्री रामकीर्ति महाकाव्यम, 25 सर्गों का महाकाव्य है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इसका प्रणयन करना होगा। मैं जब वहाँ पर बैंकॉक में पहुँचा, बहुत सुंदर देश है। इस देश के प्रथम राजा ने वर्तमान राजवंश के रामकथा का अपनी भाषा में गान किया था। और उसकी एक विशेषता ये है कि जब मैं उसकी रचना कर रहा था तो उसमें एक पंक्ति क्या, एक पद क्या, एक मात्रा का भी मैंने परिवर्तन नहीं किया। जो मेरा ड्राफ्ट है वही मेरी फेयर कॉपी थी। भारत की 8 भाषाओं में इसका अनुवाद प्रकाशित हो चुका है। दक्षिण की चारों भाषा में इसका अनुवाद हो चुका है। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम 4 भाषा में अनुवाद हो गया। गुजराती में अनुवाद हो गया, असमिया में अनुवाद हो गया, हिंदी में अनुवाद हो गया और अब उड़िया में अनुवाद हो रहा है। नवई डॉक्टर हरिकृष्ण सतपथी कर रहे हैं। तो एक पत्रकाव्य भी मैंने लिखा और वो पत्रकाव्य क्या है, मेरे पद्यमय पत्रों का संग्रह है। मेरा ये स्वभाव रहा है कि अपने मित्रों को संस्कृत में पत्र लिखता हूँ और यदि वो पद्य लिख सकते हैं तो उनको पद्यों में लिखता हूँ। बाद में एक प्रथम दशक के बाद में मैंने जो पद्यमय पत्र थे, गद्यमय पत्रों का मैंने संग्रह नहीं किया, उनकी प्रतिलिपि नहीं बनाई, लेकिन जो पद्यमय पत्र थे तो उनकी प्रतिलिपि मैंने बनाना प्रारंभ कर दिया और वो कालांतर में जो है फायदे भरी हुई थी उनकी, मैंने उनको से निकाला और निकाल करके फिर उनका मैंने प्रकाशन किया और पहले 1-2 भागों में प्रकाशित हुआ है। तो पत्र काव्यम ये मैंने उसका नाम दिया उसको। तो ये भी एक संस्कृत में नवीन विधा का ही प्रवर्तन था ये उस समय की थी। अब तो और भी लोगों ने लिखना प्रारंभ कर दिया, लेकिन पद्यमय संस्कृत पत्रों का संग्रह कदाचित किसी और ने प्रकाशित किया या नहीं किया इसकी जानकारी मुझे नहीं है। अब तक जहाँ तक मुझे जानकारी है मेरा ही ये सबसे पहला प्रयास है। दूसरी जो थी मेरी वो थी समीक्षात्मक कृति। तो उसमें जो मेरी विशेष उल्लेखनीय कृति है वो द रामायणी लिंग्विस्टिक स्टडी, रामायण का भाषा शास्त्रीय अध्ययन। 8 वर्ष के कठोर परिश्रम के बाद जिसमें मैंने प्रतिदिन 10 या 12 घंटे परिश्रम किया, मैंने इस ग्रंथ की रचना की थी। रामायण के 24,000 पद्यों का मैंने हर दृष्टि से विवेचन किया। तो उसका परिणाम ये हुआ कि पश्चिम के देशों में मेरी पहचान बन गया। तो उसका एक संस्मरण है जो मैं यहाँ पर उपस्थित करना चाहता हूँ। विश्व संस्कृत सम्मेलन हो रहा था इटली में। उस समय मेरा ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ था और मैं भी अभी युवक ही था। तो एक स्वाभाविक एक मनुष्य के मन में एक ललक होती है कि मेरे ग्रंथ को विद्वान लोग देखें। पहले ही दिन एक विदेशी विद्वान थे तो कहने लगे कि कैन आई हैव ए कॉपी ऑफ इट। मैंने कहा जी सम्मेलन अभी 4 दिन और चलना है, आज तो पहला ही दिन है, तो मुझे और भी विद्वानों को इसे दिखाना होगा, तो अंतिम दिन में मैं आपको इसको दे सकता हूँ। तो कहने ठीक है। दूसरे दिन वो फिर मेरे सामने पड़ गए और कहने लगे कि देखिए मैं सारी रात सो नहीं सका, ये पुस्तक आप मुझे दे दीजिए। अच्छा। मुझे कहने का कि मूल्य, मैंने कहा मूल्य इसका यही कि आपको जो रात को नींद नहीं आई ना, यही इसको मैं इसको मूल्य के रूप में ही समझता हूँ। वो बहुत लोकप्रिय हुआ ग्रंथ, बहुत उसका प्रसार हुआ और अनेक ग्रंथों के लिए, भावी ग्रंथों के लिए वो आदर्श ग्रंथ बना।
तो वहाँ से ये यात्रा प्रारंभ हुई। अनेक कृतियाँ, फिर मैंने एक ग्रंथ और प्रकाशित किया, डिस्कवरी ऑफ संस्कृत ट्रेजर्स, 7 खंडों में लगभग 2,000 पृष्ठों का ये ग्रंथ है। ये महाग्रंथ है, इसका प्रथम संस्करण समाप्त हो चुका है। मेरे मन में बार बार ये बात आती थी कि पश्चिम के विद्वान इतने महान विद्वान थे, उन्होंने इस संस्कृत वाङ्मय का बहुत ही गंभीरतया अवलोकन किया, बहुत गहराई तक में गए। उन्होंने अनेकानेक ग्रंथों का संस्करण संपादन किया, उनका अपनी अपनी भाषा में अनुवाद किया, उसकी समीक्षा की, संस्कृत के व्याकरण ग्रंथ लिखे, संस्कृत के कोशों का संकलन किया। मोनर विलियम्स का और इसका रॉट बॉटलिंग का कोश उदाहरण है, अभी भी प्रमाण है, आज भी प्रमाण है। परंतु ये कैसे हो सकता है कि उन्होंने मौलिक संस्कृत में न लिखा हो? जब इतनी प्रौढ़ी है, इतनी गहराई तक गए हैं। मैकडॉलन ने वैदिक ग्रामर जो लिखी है, जिसका मैंने हिंदी में अनुवाद किया 750 पृष्ठ में, तो मैं जानता हूँ कि कितनी गहराई तक वो गए। तो वो मौलिक संस्कृत में न लिखें, ये मेरा मन मान के नहीं। मेरा भी विदेशों से बहुत संपर्क रहा है। विदेशों के 6 विश्वविद्यालयों में मैं अभ्यागत आचार्य के रूप में मैंने काम किया। उनमें 3-4 तो ये यूरोप के ही थे, एक अमेरिका के थे और बाकी इधर दक्षिण पूर्व एशिया के थे। अब मैंने सामग्री संकलित की और धीरे धीरे करके जो सामग्री मैं संकलित करता चला गया, यहाँ तक की स्थिति आई कि अब एक पुस्तक ही मैंने उस पर लिख दी है, संस्कृत राइटिंग्स ऑफ यूरोपियन स्कॉलर्स। एक बार जो मैं ठान लेता हूँ मन में, मैं उसे पूरा करके हटता हूँ। कितने विघ्न बाधा भी आए तो मुझे उनकी कोई चिंता नहीं रहती। अपने दृढ़ संकल्प के साथ साथ महापंडित प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री जी ने अनथक मेहनत तो की ही, मगर इस यात्रा में उनके परिवार का भी भरपूर सहयोग और समर्पण रहा। मुझे लगता है कि ये संस्कृत के प्रति इतने समर्पित थे कि इनको शायद पता ही नहीं था कि शादी होती क्या है। 2 दिन हुए शादी को, तो यहाँ ये जो इंडिया गेट है, इस पर घूमने के लिए आए हम, तो बेंच पर बैठ गए, तो इनका चेहरा बड़ा गमगीन सा हो गया। तो मैंने पूछा क्या बात है? कहने लगे मैं सोच रहा हूँ तुम मेरी पढ़ाई में बाधा तो नहीं बनोगी, प्रॉमिस करो। मैंने कहा प्रॉमिस किया, और वो प्रॉमिस मैं आज तक निभा रही हूँ। पिताजी का स्वरूप जो है वो जब भी उनको देखता था, सिर्फ पढ़ाई के अलावा और मुझे कुछ दिखता नहीं था उनके आसपास। टेबल, बुक्स, जो उनकी कन्वर्सेशंस भी किसी के साथ हो रही होती थी, वो एकेडमिक्स के टॉपिक्स पर हो रही होती थी, प्योरली एकेडमिक्स नॉलेज। और उन पिताजी, हमारे जो दादाजी थे, उनको हम पिताजी बुलाते थे, उन्होंने जो एक चीज़ कही थी वो पापा में भी आई और फिर हम सब में भी आई, डिसेमिनेट, बांटो। तो उन्होंने बुक्स के फॉर्म में बांटा। जो भी उनको मिलता था, जो भी उनके साथ थोड़ा भी वक्त बिता देता था, ऐसे लगता था कि कोई गिफ्ट मिला है। सेल्फलेस, प्योरेस्ट इन हिज हार्ट, और हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते थे। आपकी जितनी भी तकलीफ़ें कभी भी हों, आप उनके पास बैठ जाएंगे, वो कुछ आपको उपनिषद या कोई कहानी सुनाएंगे। आपसे बात करने का उनका ढंग ऐसा होगा कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाएंगे, और ये नहीं कि आप उसको सॉल्व कर रहे हैं या नहीं सॉल्व कर रहे हैं, आप एम्पावर्ड फील करेंगे, स्ट्रॉन्गर टू बी एबल टू डील विद दिस।
इनके हाथ में ऐसी चीज़ है कि जैसे पारस होता है ना, वो हर एक चीज़ को, लोहे को सोना बना देता है। तो इनके साथ यही है, ये ऐसे पारस हैं जो इनके संपर्क में रहते हैं, उन्हें सोना बना देता है। और मैं तो बेटी हूँ, तो मेरा भाग्य तो बहुत ही अच्छा है। तो दादाजी से मैंने उनकी मानसिकता जो है, उनसे काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी हैं। जो उनकी अनंत जिज्ञासा है अलग अलग चीज़ों के बारे में जानने के लिए, लोगों के बारे में जानने के लिए, पुस्तकों के बारे में जानने के लिए, और उन पे लिखने के लिए, उनको समझने के लिए और उनको एनालाइज करके समझाने के लिए। मुझे अभी भी याद है वो हर बारी किसी भी तरह का कोई हवन होता था, तो वो जब भी अपने श्लोक पढ़ते हैं, उनका हमेशा वो ही मेक्स श्योर दैट सबको उनका अर्थ समझ आए। तो ये चीज़ काफ़ी मेरे को अच्छी लगती थी, क्योंकि हमेशा अर्थ पे ध्यान रहता था। मेरे द्वारा रचित पद्यों की संख्या 6000 से अधिक है। और फिर दूसरा जो मेरा जो क्रिटिकल वर्क है वो अलग है, वो दूसरी दिशा में है। तो उसमें तो अनेक उल्लेखनीय ग्रंथ आए हैं। अभी हाल ही में अभी उसका कवर पेज छप रहा है, मेरी संस्कृत की ग्लिप्सेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, 626 पृष्ठा ग्रंथ है अभी। और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मेरा चल रहा है, और वो है दक्षिण पूर्व एशिया में रामकथा, द रामायण और द राम स्टोरी। इनको रामायण शब्द जो है वहाँ केवल एक ही देश में प्रचलित है, और वो इंडोनेशिया है। अन्यत्र रामायण का नाम अलग अलग। इसके विविध रूप हैं, विविध आयाम हैं। तो मैंने बहुत वर्षों से इस पर काम प्रारंभ कर रखा है। सहस्रों की संख्या में राम कथा से संबद्ध चित्र मेरे पास हैं। तब मैं सोचा था कि यदि एक ही वॉल्यूम बनाया जाए तो बहुत बड़ा होगा, वाइबल नहीं होगा। तो फिर सोचा कि एक एक देश के हिसाब से एक एक वॉल्यूम निकालेंगे। तो 7 देश मैंने लिए हैं, तो 7 वॉल्यूम्स इसके बनेंगे। अच्छा। तो रामायण इन म्यांमार, रामायण इन थाईलैंड, रामायण इन कम्बोडिया, रामायण इन लाओस, इस तरह से करके वो सब। बहुत सुंदर। तो ये एक महान कार्य है, और ये कार्य पूर्ण हो जाए मेरे जीवन काल में। आज मैं किसी से, जब भी किसी से मिलता हूँ, कोई बात भी करता हूँ, तो मैं सबसे यही कहता हूँ, उनसे शुभकामनाएं मांगता हूँ। जो मेरे से उम्र में कुछ बड़े हैं उनसे आशीर्वाद मांगता हूँ, जो मेरे कंटेम्पररीज हैं उनसे अपनी शुभकामनाएं मांगता हूँ, या ये मेरे से कम उम्र के हैं उनसे भी शुभकामनाएं मांगता हूँ कि जो कार्य मैंने अपने हाथ में ले रखा है वो पूर्ण हो जाए। ये महान कार्य है, बड़ा विशाल कार्य है इसमें। और इस कार्य को इस उम्र में, जबकि लगभग 1.5 साल के बाद मैं 90 में प्रवेश करने जा रहा हूँ, हाथ में लेना एक बहुत बड़ी साहस का काम है। बिल्कुल। अब जो भी श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे या दर्शक देख रहे होंगे, उन सब से भी मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब मिल करके मुझे अपनी शुभकामनाएं दीजिए, ये कार्य ये पूर्ण हो जाए। यदि मुझे कुछ वर्ष अधिक चाहिए तो केवल इसीलिए ये कार्य मुझे पूरा करना है, मैंने हाथ में लिया हुआ है। निश्चित रूप से होगा सर।